Three, two, one, and go. We are live. So thank you very much टीम, आपने ये पूरे सेटअप को तैयार किया और थैंक यू वेरी मच ऑडियंस कि आप लोग इतने कम समय में जुड़ पाए, खासकर त्योहारों के इस मौसम में। मैं आप लोगों के कमेंट्स को देखने के लिए अपने ऑनलाइन चैनल को भी यहाँ पे भी चालू कर रहा हूँ ताकि हम सब लोग एक साथ कनेक्टेड रहें। जैसा कि बात हुई थी पिछली बार, हम लोग मिलेंगे एक बार फिर से ऑन 22nd ऑफ अक्टूबर। इस ड्यूरेशन में मेरे पास कुछ असाइनमेंट्स थे, कुछ मुझे जानना था, समझना था, जो सारी चीजें मैं आपके साथ साझा करूंगा। व्हाट हैपेंड इस पूरे 20 दिनों में क्या हुआ? मुझे मध्य प्रदेश के उन 14 जिलों का भ्रमण करना था, घूमना था, जो यूपी से लगे हुए, उत्तर प्रदेश से लगे हुए। यही 14 जिले क्यों? उस पर एक बड़ी एनालिसिस है, उस पर एक बड़ी स्टडी है, बैकग्राउंड स्टडी है। उस पर मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट मैं आपको बताऊंगा कि ये वो एरिया है जो पॉलिटिकली सेंसिटिव है और पॉलिटिकली वल्नरेबल है, ज़्यादा वल्नरेबल है। और नंबर 3, ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकली इम्पैक्ट क्रिएटर भी हैं। सो मतलब वो एक कन्वेंशनल मेथड से नहीं जाते, वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं पॉलिटिक्स को लेकर के, या कैंडिडेट को लेकर के, या नई पार्टीज को लेकर के, आइडियोलॉजीज को लेकर के। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि यहाँ के लोग, यहाँ पर एजुकेशन बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है और पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। एजुकेशन है तो एजुकेशन मतलब जितनी क्लास में जितनी डेंसिटी एजुकेशन की है, उसके एवरेज में वहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक जॉब्स दोनों कम है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर का भी एक बड़ा चैलेंज है, कई जगहों पे वाटर इरिगेशन, वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस इस जगह पर हैं, और बावजूद, और मेरे ख्याल से यही कारण भी है कि यहाँ पर लोगों की जो पॉलिटिकल अवेकनिंग है या पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो और अगर आप हिस्टोरिकली इंडियन इलेक्शन को देखें तो इन एरियाज ने, मध्य प्रदेश के इन एरियाज ने बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हमारे पर, चाहे वो 18 के चुनाव में हो, चाहे वो इसके पहले 13 के चुनाव में रहे हो, या और अतीत के चुनाव में, मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में रहे, एंड सो गोज द आम चुनाव जो जनरल इलेक्शन होते हैं और उसमें भी। तो यस, बहुत सारे सवाल मेरे से पूछे गए जब मैं इन जिलों पे जाना शुरू हुआ। तो जो पहला स्टेज हुआ, पहले स्टेज में मैं भिंड, मुरैना और दतिया और निवाड़ी, ये 4 जिले पर जा पाया। राइट, इन 4-5 जिलों पे जा पाया। बाकी के जिलों पे मुझे अगले चरण पे जाना है, क्योंकि हम फेस्टिवल के माहौल में है, अभी हम दिवाली है और लोगों से इस तरह रश में मिलना सही भी नहीं, इसलिए आई जस्ट मेड अ टेम्परेरी होल्ड, एंड आफ्टर दिवाली हम लोग फिर से इन जगह पर जाएंगे। क्या नया मिला इन जगहों पर, क्या अच्छा मिला, क्या चैलेंजेस दिखाई दिए, किन चीज़ों से घबराहट हुई, किन चीज़ों से खुशी मिली, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए मैं आपके सामने आ पाया। सो एक जो सबसे पहला सवाल सब लोगों ने मेरे से पूछा कि आप किनका प्रतिनिधित्व करें, राइट? जब आप को एक लार्जली अननोन जगह पर आप जाएंगे, जहाँ पर आप लगभग पहली बार पहुंच रहे होंगे, तो बड़ा नेचुरल सा सवाल मिलता है। अगर मैं आपके साथ रोज उठता बैठता हूँ तो आपको, आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा, बट व्हेन यू आर विजिटिंग टू दिस प्लेसेस तो ये सवाल आएंगे। सो मैंने एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से ये जवाब दी। एक्चुअली होता क्या है कि uh, जब हम कोई कठिन काम शुरू कर रहे होते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों के विश्वास जीतने की जरूरत होती है, तो वो बहुत सारे लोग ऑलरेडी उस काम को असंभव मान के बैठे हुए रहते हैं। सो देयर इज अ टास्क, कुछ नया है, कुछ लीक से हट करके है, वो आपको करना है और वो कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कठिन है।
उस पर एक परसेप्शन, एक भ्रांति और बन गई है कि वो असंभव है। तो वो जो टफनेस है, उसकी जो कठिनाई है, वो और ज़्यादा प्रतीत, जो जितना वो कठिन है, उससे ज़्यादा वो कठिन प्रतीत होने लगता है। सो राइट, सो यू अंडरस्टैंड दिस। अगर कोई काम आसान है, तो वो इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि उसमें भीड़ बढ़ने लगती है, राइट? हर कोई वो काम करना चाहता है। अगर छोटे-मोटे दुकान चलानी है, तो वो फिर दुकानें इतनी सारी हो जाएँगी वहाँ पर कि सभी लोग उसमें नुकसान खाने लग जाएँगे, या फिर उसमें से कोई ना कोई कॉम्पिटिशन में कोई एक इंसान उस कॉम्पिटिशन को जीत रहा होगा, बाकी लोग उसपे सफ़र करेंगे। और अगर कोई काम कठिन है, तो उस पर लोग ऐसा उसकी एक आभा बना देते हैं, उसका एक लेयर ऐसी बन जाती है कि यार ये तो असंभव काम है, ये तो हो ही नहीं सकता है, और इसलिए इसको लोग नहीं करना चाहते। So you got my point. So there are two challenges which I have faced among my experiments with people. दो लोगों से मिलने के समय में मैंने ये दो challenges देखे और महसूस किए। तो जब आप कोई एजुकेटेड क्लास का प्रतिनिधित्व करने के लिए, राइट, जब आप पॉलिटिक्स में जाने की बात करते हो, तो सब लोगों को लगता है कि यार ये तो असंभव नहीं है, ये तो असंभव है, हमारे समाज में ऐसा चलता ही नहीं है, वोट कहाँ से लाओगे, वोट कैसे मिलेगा, कौन वोट देगा, कौन समझेगा, कौन मानेगा, राइट? हमारे गांव में तो ऐसी बात ही नहीं है, हमारे गांव के लोग सुनते ही नहीं है, समझते नहीं है, यहाँ तो केवल वोट खरीदे जाते हैं, बंदूक चलती है, ये सारी चीज होती है। लोग इस तरह के परसेप्शंस में, जो कि गलत नहीं है, पर लोग ये नहीं मानने के तैयार हैं कि हर कोई चेंज चाहता है, हर कोई बदलाव चाहता है, पर हर किसी को ये लगता है कि ये बदलाव असंभव है। ये फ़र्क मैंने जो सबसे ज़्यादा महसूस किया, जबकि बहुत सीधा-सा चेंज है 70 साल की इस राजनीति में। हम 5वीं पीढ़ी हैं, आज़ादी के बाद की हम 5वीं 6वीं पीढ़ी हैं जो जी रहे हैं, जो इस देश के भविष्य के लिए कुछ अच्छा या बुरा या बेहतर या अपने स यथासंभव हम कुछ करना चाहते हैं। तो क्या 5वीं 6वीं पीढ़ी जिसने जो दुनिया से अब कनेक्टेड है, जो दुनिया में दूसरी जगहों में कुछ नया हो रहा है, उसको देख पा रही है, समझ पा रही है, महसूस कर रही है, उसके स्मार्टफ़ोन के माध्यम से, उसकी टीवी स्क्रीन्स के माध्यम से वो देख पा रही है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो क्या ये सोसाइटी, ये जो 6वीं जनरेशन है आज़ादी के बाद की, क्या ये किसी भी नएपन को, किसी भी इनोवेशन को क्या वो पूरी तरह से नकार देगी? ये सवाल को लोग सोचना नहीं चाहते। इस सवाल से लोग वास्ता नहीं रखना चाहते। उनको लगता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं नकारे हैं, तो ये हमेशा ही ऐसा रहेगा, जो नहीं संभव होगा। So thank you very much, Chakravarti ji. Thank you very much for saying happy birthday. That is really so nice of you. Right. So एक ये तो इस सवाल को सबसे पहले एड्रेस करना जो मैंने किया भी इस फील्ड में, और जो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। इट्स वेरी सिंपल, राइट? अगर लोग नया ट्राई नहीं करना चाहते, तो मुगलिया सल्तनत ही खत्म नहीं होती, अंग्रेजी सल्तनत खत्म नहीं होती, देश आज़ाद नहीं होता, और देश आज़ाद के बाद में अगर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, तो कांग्रेस ही सरकार में रहती है हमेशा, कोई नई सरकार नहीं आती। और इन बीच में आज जो पूरे हिंदुस्तान में 400 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, उनका कोई वो चीज़। तो पहली चीज़ तो लोग नयापन तलाशते हैं, और अलग-अलग समय पे, अलग-अलग कालखंड पे लोगों ने न्यूनेस को, इनोवेशन को, नएपन को एक्सेप्ट किया है। अब ये आपकी एबिलिटी है, ये आपका सामर्थ्य है कि आप लोगों को भरोसा दिला पाएँ कि ये जो न्यूनेस है, ये सिर्फ़ अकेले वही नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बल्कि एक पूरा मास, एक डेमोक्रेटिक वॉल्यूम तैयार है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ये ज़रूर, यहाँ पर ज़रूर एक चैलेंज खड़ा होता है। सो एक सिंपल लाइन में, हू यू वांट टू रिप्रेजेंट, राइट? आप किनका प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, ये सवाल का सबसे पहले जवाब है। सो आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। सो मैं शिक्षक हूँ क्योंकि मैंने शिक्षा अर्जित की है। अब मेरा ज़्यादातर वेकिंग टाइम, राइट, मेरी चेतना, मेरे जीवन काल का की जो सबसे बड़ी चेतना है, वो पढ़ने और पढ़ाने में खर्च हुई है। सो नेचुरली मैं इसी क्लास को सबसे ज़्यादा जानता हूँ जो पढ़ा लिखा है, और या जो पढ़ाई-लिखाई कर रहा है। मैं और किसी क्लास से ज़्यादा जुड़ता नहीं हूँ, या और दूसरा क्लास जो है वो मेरे से ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं। सो फिलहाल जुड़ा हुआ नहीं। सो मेरी जो रिप्रेजेंटेशन है, मैं जिनका रिप्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ, पॉलिटिकल्स में प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ,
वो वो मेरे स्टूडेंट्स हैं आज, जो कल को एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, या वो जो मेरे साथ में स्टूडेंट्स रहे हैं, जो अब वर्तमान में इस देश के और इस दुनिया के जिम्मेदार नागरिक हैं। ये मैं इनका, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस क्लास। सो दूसरा सवाल कि क्या ये संभव है, राइट? क्या केवल पढ़े लिखे लोगों का प्रतिनिधित्व करके आप लोकतंत्र में, जिस लोकतंत्र में ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं, ज्यादातर लोग गरीब हैं, भूखे हैं, और जिनकी प्राथमिकता में केवल रोटी, रोटी के बाद में कोई नशा, या नशे के बाद में कोई इस तरह की चीजें हैं, क्या उन लोगों के सामने आप जगह बना लेंगे कि नहीं बना पाएंगे? तो ये सवाल को हम कैसे मतलब लोगों में हम कैसे भरोसा सकते हैं? एक तो जवाब तो ये कि हाँ बिल्कुल कर लेंगे। उसका कारण क्या है कि सोसाइटी जो है वो एक स्पंज की तरह होती है, राइट? समाज वो एक स्पंज की तरह होता है। वो एक साथ दबता है और एक साथ फूलता है। सो हम जब हम कोई नई चीज, मतलब एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई फिल्म देखते हैं, वो फिल्म आपको अच्छी लगती है, तो आप देखेंगे कि 1-1.5 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली वो फिल्म सब लोगों को पसंद आने लगी और वो फिल्म हिट हो जाती है। वो फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट या एक कमर्शियल सक्सेस में कन्वर्ट करती है। क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई फिल्म आपको अच्छी लगी है, तो नेचुरली उस फिल्म में कोई एक तत्व है, कोई एक स्पेस है, कोई एक मटेरियल है जो बाकी लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो यानी कि अच्छा, आपको कोई फिल्म क्यों अच्छी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, उसके पीछे आपका एक बैकग्राउंड होता है, एक थॉट होती है, जानकारी होती है। तो जब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि इस देश की राजनीति में एजुकेटेड क्लास का डोमिनेंस बढ़ना चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, तो ये मैं अकेले नहीं सोच रहा हूँ, ये आप लोग भी सोच रहे हैं। ये उन जगहों पे भी लोग हैं जो सोच रहे हैं, जो हमारी तरह शहर में नहीं है, या हमारी तरह एक बेहतर जीवन को जी पा रहे हैं। जो लोग गांव में रह गए हैं, जो कम संसाधनों के साथ रह रहे हैं, वो लोग भी इस चीज को इस तरह से महसूस करते हैं। तो द फीलिंग ऑफ रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स फ्रॉम एन एजुकेटेड पॉलिटिक्स, ये फीलिंग है, और ये मैंने इन 4-5 जिलों में देखी है, महसूस की है। मैं धीरे धीरे आऊंगा कि मैंने क्या महसूस किया है, फिर लोगों की मेरे से क्या अपेक्षाएं बनी है, और फिर ये जो लाइव है हम ये क्यों कर रहे हैं, इन सभी चीजों पर मैं एक एक करके बात करूँ। द ओनली थिंग दैट आपको मेरे साथ अगले 30 मिनट्स अप्रॉक्स साथ रहना होगा, तभी ये चीज संभव पाएगी, मैं समझा पाऊंगा। सो देयर इज अ विलिंगनेस, राइट? एक सुगबुगाहट है, एक थॉट है, लोग चाहते हैं। जनता क्या चाहती है और जनता क्या करेगी, इसके बीच में जनता को एक विश्वास दिलाना होता है। ये चिरतीत से रहा, राइट? ये और इसको आप दोनों तरीके से, या तो आप बताएं कि कोई एक हीरोइज्म आएगा, कोई एक हीरो आएगा, कोई बड़ा नायक आएगा अनिल कपूर की तरह, और वो लोगों को विश्वास दिलाएगा। और एक दूसरा तरीका ये है कि आप सोसाइटी अपने आप रिबेल हो जाती है, सोसाइटी अपने आप रिवोल्ट करती है, और समाज के सारे लोग अचानक एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसा कि फिलहाल ईरान में हो रहा है, या 2011-12 के दौरान हिंदुस्तान में भी हुआ था, 70-80 के दशक में भी हुआ, 1947 की आज़ादी में भी हुआ। वो अकेले एक कांग्रेस का योगदान नहीं थी, वो अकेले किसी दल या किसी नेता का योगदान नहीं था, वो एक कलेक्टिव सोशल रिवोल्ट था, एक ऑपरेशन, एक सामंतवादी व्यवस्था, एक आतताई व्यवस्था के विरुद्ध। तो समाज की भी चेतना में वो शक्ति पैदा होने लगती, पहले इच्छा शक्ति, और फिर उसको बदलाव की शक्ति, उसको चेंज करने की शक्ति पैदा होने लगती। ये नेचुरली हो रही है, इसमें कोई एक लीडर, कोई एक व्यक्ति का योगदान नहीं है। समाज अपने आप उस चेतना की शक्ति को धीरे धीरे मजबूत कर रहा है। एक लीडर या एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि का जो रोल होता है ऐसे समाज में, वो होता है सिर्फ एक नज देना, राइट? जो एक बैट्समैन होता है क्रिकेट में, जब एक बहुत तेज बॉल आती है, अगर आप उस बॉल को सिर्फ एक डायरेक्शन दे देंगे, वो बाउंड्री के पार हो जाती है, राइट? अगर आप वो डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे तो आप बोल रहे हैं। So as a leader, your role is only to provide the direction to the velocity which is already visible in the society. एकदम clearly visible है सोसाइटी में। ये मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन है। सो सवाल ये, इज इट इवन पॉसिबल, क्या ये संभव ही है? तो उसका जवाब क्या हुआ कि हाँ, ये बिल्कुल संभव है। आपको टाइमिंग क्या है और इक्वेशंस क्या बनेंगी, इन सब चीजों पर
बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा, और वही इसकी कठिनाई है जिसके बारे में भी मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूँगा। सो कौन-कौन से जिले में गया हूँ, मैंने आपको पहले बताया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, ये 5 जिलों की मैं बात कर रहा हूँ। और इन 5 जिलों की अगर मैं स्थिति आपको बताऊँ तो बहुत चिंताजनक है। लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, और मज़े की बात ये है कि बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं कि वो तकलीफ़ में हैं। सो ये एक गज़ब सोशल लेयर है हमारे समाज में कि हमें बीमारी भी होती है, हमारे बाएँ पाँव में द दर्द होता है, और लोग हमें बता देते हैं कि आप दाहिने हाथ का इलाज कराओ, और हम भाग खड़े होते हैं, और दाएँ हाथ में हम, चूँकि दाएँ हाथ में कोई दर्द था ही नहीं, उसमें आराम मिल रहा होता है, तो हम पूरी खुशी से पूरे समाज में जुड़ करके हम ये कह भी कहते हो कि हमें आराम मिल रहा है। सो एक एक ऑगमेंटेड फैक्ट, एक ना पोस्ट ट्रुथ डेवलप होने लगता है समाज में, और पोस्ट ट्रुथ को जो है वो पॉलिटिक्स एनकैश करते रहती है लगातार। ये एक ऑब्जर्वेशन है, राइट? मैं इससे पहले कि मैं आपको कंफ्यूज करूँ, मैं अगले सवाल पे जाता हूँ, राइट? तीसरा जो सवाल सबसे ज़्यादा जुड़ के आया लोगों का, जब मैंने अपने प्रस्ताव रखे, क्या प्रस्ताव रखे उस पर भी मैं जब मैंने ये प्रस्ताव रखा कि आप बाहुबली और धन कुबेर लोगों से कैसे जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे, राइट? जो वहाँ के लोकल पावरफुल लोग हैं, जो पहले से एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस हैं, उनसे आप कैसे लड़ेंगे, कैसे जूझेंगे? तो इस पर जो जवाब मैंने वहाँ पे दिया, जो जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई नेचुरली ये लोकतंत्र है, और ऐसा तो होगा नहीं कि कोई मुँह उठाएगा और सीधे गोली मार देगा, और अगर वो भी कर देगा तो भी जो सोशल अ कॉन्शियसनेस है, जो सामाजिक चेतना है, वो उसके विरुद्ध ही खड़ी होगी, उसके साथ खड़ी नहीं होगी। धीरे-धीरे उस पर एक बदलाव आएगा। मतलब इसको कुछ इस तरह से समझिए कि आप एक बहुत बड़े किले का बहुत बड़ा दरवाज़ा है, वो तोड़ना चाहते हैं, राइट? तो अगर आपके पास संसाधन होगा, तो आप एक बड़ी तोप, मिसाइल लेकर के आएँगे और आसानी से तोड़ लेंगे। और अगर आपके पास संसाधन नहीं है, तो आप अकेले तोड़ना चाह रहे हैं, तो शायद वो नहीं टूटेगा। या आप एक पूरा फ़ोर्स, एक पूरी सोसाइटी आपके पास में, वो उसको तोड़ना चाहती है, तो पहले उनमें डर होगा, उसमें भय होगा, उनमें एक पैरालिसिस, एक मेंटल पैरालिसिस होगा कि ये संभव नहीं है, इसको तोड़ ही नहीं पाएँगे। लेकिन फिर धीरे-धीरे उनके बीच में से कुछ लोग ट्राई करेंगे, पहला पत्थर मारेंगे, पहली लात मारेंगे और धक्का देंगे। उसमें उनको रिवोल्ट आएगा, उसमें वो हारेंगे, उन्हें नुकसान होगा, पर धीरे-धीरे वो दरवाज़ा कमज़ोर होता जाएगा, और एक समय आएगा जब वो दरवाज़ा टूट जाएगा। लेकिन जब वो दरवाज़ा टूट रहा होगा, तो उस पर उस पहले इंसान ने, जिसने सबसे पहले लात मारी थी, जिसने सबसे पहले ठोकर मारी थी, उस पे पत्थर मारा था, उसका भी उतना ही योगदान होता है, जितना वो आखिरी दाँव, आखिरी पत्थर, आखिरी चोट का होता है। और वो एक पूरी कलेक्टिव प्रोसेस होती है, राइट? पहले अटैक से लेकर के आखिरी अटैक तक की एक पूरी प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस से वो सिचुएशन बदलती है, वो जो किला है, वो जो अ, असंभव सी टूटने वाली दीवार है, उस टूटने वाली दीवार के पीछे का जो फैक्ट है, वो वहाँ से शुरू होता है। सो नेचुरली आई एज़ अ पर्सन विल सक्सीड और नॉट, राइट? मैं व्यक्तिगत तौर पर वहाँ पर सफल होऊँगा कि नहीं होऊँगा, ये भविष्य है। लेकिन वो समाज, उस समाज की जो चेतना है, वो चेतना अब उन बाहुबलियों को, उन धन कुबेरों को, उन ताकतवर लोगों को उस तरीके से नहीं लेती है जितना वो 5 साल पहले या 1 दशक पहले लेती थी। सो द ओनली थिंग इज़ दैट हमें क्या हम उसको उतनी ही रचनात्मकता के साथ में और उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम उन लोगों को विश्वास दिला पाएँगे कि नाउ इज़ द टाइम, तो नेचुरली वो चीज़ें बदलेंगी। तो ये 3 तो सवाल हैं, जिनका जवाब मुझे लगता था कि आप सब लोगों के पास भी होना चाहिए। जवाब जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो वहाँ पर है, और उन ऑब्ज़र्वेशन के बेसिस पे क्या करें? तो बेसिकली व्हेन यू एंगेज, जब आप किसी सोसाइटी से, किसी समाज से, दूर-दराज के लोगों से जाकर के जब आप एंगेज होते हैं, तो कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं। वो समाज आपके साथ कुछ कर रहा होता है, आप उस समाज के साथ कुछ कर रहे होते हैं, तभी आपके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, राइट? सो वो पूरा का पूरा समाज ने मुझे कुछ दिया, और मैं उस कुछ समाज को देना चाहता हूँ। और इस पूरी प्रोसेस में मैंने जो सबसे पहले जो एक कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा तो होगा नहीं कि आप एकदम जाएँगे, मैग्नेट की तरह जुड़ जाएँगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, ऐसा कभी नहीं होता, राइट? सबसे पहले एक रेजिस्टेंस आता है। तो जो पॉसिबल रेजिस्टेंस में, वो इन 3 सवालों में मैंने आपको बताया। पहला रेजिस्टेंस ये था कि भई कौन हो तुम, क्या करना चाहते हो?
उस पर मैंने बताया कि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षित समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ। दूसरा उन्होंने कहा क्या ये संभव है? तो मैंने कहा है कि अगर कुछ नया संभव नहीं होता, तो अतीत में भी कुछ नया नहीं हुआ होता, राइट? अब की जो चेतना है, आज़ादी के बाद की हम 5वीं, 6वीं और 7वीं ये 3 जनरेशन है जो इसकी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, राइट? मैं 5वीं जनरेशन हूँ। मेरे बाद की जनरेशन भी अब बड़ी हो गई है और वो मेन स्ट्रीम वो वोटर हो चुकी है, वो वोट कर रही है और उसके बाद की भी जनरेशन भी वोट करने के लिए तैयार है। तो ये 3 जनरेशन है जो 5वीं, 6वीं और 7वीं जनरेशन है भारत की आज़ादी के जो इस देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये लोगों ने पिछले 5 जनरेशन्स में देखा है कि किस तरह से बाहुबली लोग, किस तरह से नकारात्मक तत्व के लोग ने हम पर शासन किया है। अब वो तैयार हैं कि वो उसको बदलें। उनके अंदर में एक कलेक्टिव वेलोसिटी नहीं है, एक कलेक्टिव स्पीड नहीं है। वो स्पीड, वो डायरेक्शन देने का काम अगर हम आप लोग कर लेंगे, तो शायद ये हमारे ही जीते जी हमारे जीवन काल में आगे 5-10 सालों में ही ये परिवर्तन दिखाई दे जाएगा और नहीं तो हमारे उसके 10-15 साल बाद तो ये दिखाई देगा ही, इनफैक्ट दिखाई दे भी रहा है। दिल्ली में दिखाई दिया ही है आप लोगों को और भी बहुत सारी जगह पे जब आप माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करेंगे तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स, बहुत सारे एजुकेटेड क्लास के लोग अलग-अलग पॉलिटिकल दल से यहाँ पर आ गए। इनफैक्ट एज ए स्टूडेंट मैंने जब 10 साल तक लोगों से बात की, एज ए टीचर एंड एज ए स्टूडेंट भी बोथ 15 साल तक जब मैं लोगों से एंगेज होता था पॉलिटिक्स को लेकर के, तो अलग-अलग विचारधारा के लोग मिलते थे। लोग धार्मिक होते थे अपनी विचारधारा में, लोग सामाजिक होते थे, लोग कम्युनिस्ट होते थे, लोग अलग-अलग तरीके से समाजवादी होते थे, अतिवादी होते थे, एक्सट्रीमिस्ट होते थे, हर तरह से लोग होते थे। पर उनमें से किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे मेरे क्लासमेट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, उनमें से किसी भी व्यक्ति का अल्टीमेट पर्पस ये नहीं होता था कि वो देश का बुरा चाहते हैं या समाज का बुरा चाहते हैं या लोगों का बुरा चाहते हैं। उनके मेथड्स अलग-अलग होते थे, उनकी बिलीफ अलग-अलग होती थी, पर कलेक्टिवली वो सब लोग चाहते यही थे कि समाज की भलाई हो, देश की भलाई हो, देश विकसित हो, देश आगे बढ़े। तो यानी कि एजुकेटेड होने से आप रास्ते भले अलग-अलग चुन रहे हो, लेकिन आप सभी लोगों ने मंजिल एक ही चुनी है कि हम सामाजिक तौर पे और राष्ट्रीय तौर पर एक समुचित समूह के साथ में, एक आइडेंटिटी के साथ में विकसित हों और जो जो विदेशी जो जो एक ना कलेक्टिव बेस्ट है, तो उसको हम अचीव करें। हम सभी लोग ये चाहते हैं। तो नेचुरली वो चेतना ऑलरेडी डेवलप हो गई है। उसको सिर्फ एक डायरेक्शन और उसको एक कॉन्फिडेंस दिलाने की ज़रूरत है, जिस पर आपका और हमारा रोल रहेगा। वो रोल कैसे और क्या रहेगा, उस पर हम नाउ माय ऑब्जर्वेशन, जो मैंने लोगों से बात करके, पान की दुकानों में खड़े होकर के और लोग जो वहाँ के लीडर्स थे, लोकल लीडर्स थे, अलग-अलग पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, इन लोगों से जब मैंने बात की, मुलाकात की, तो मेरे ऑब्जर्वेशंस कुछ कलेक्टिवली निकल के आए। मैं वहाँ पर जब शुरू हुआ मिलना, तो मैं सबसे पहले वहाँ पर जो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स थे, उनके ब्यूरो ऑफिसेज़ गया। वहाँ ब्यूरो ऑफिसेज़ में जाकर के अपने आप को एक शिक्षक की हैसियत में लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और फिर मैंने उनको बोला कि मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन लोग हैं जिनसे मुझे बात की जानी चाहिए। दूसरा मैंने किया, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो वहाँ के रहे, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सामने खड़ा हुआ और वहाँ पर जो पोस्टर्स लगे हैं अचीवमेंट्स के बच्चों के, किस तरह की कोचिंग्स के लिए बच्चे एडमिशन ले गए हैं और वहाँ पे जो आसपास के दुकानों में जो बच्चे चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, वहाँ पर खड़े हुआ, उन लोगों से बात किया। और तीसरा मैं पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिला। ये मेरा एक पूरा स्ट्रक्चर है वहाँ पे मुलाकात करने का। सो व्हाट आई हैव जेन्युइनली फेल्ट वो ये है कि छोटे-छोटे गाँव में भी एजुकेशन को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं और सीरियस हैं। और कई हद तक मैं कहूँगा कि अगर संसाधनों की कंपैरिज़न को हटा दिया जाए, राइट? रिसोर्स के कंपैरिज़न को हटा दिया जाए, जो शहरों में जो स्कूल हैं, जो दिल्ली, मुंबई में और भोपाल, इंदौर में जो स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं और या यहाँ पे जो रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, अगर हम इस चीज़ को हटा दिया जाए, तो स्टूडेंट्स की जो इच्छा शक्ति है एजुकेशन को लेकर के या एजुकेशन को लेकर के उनमें जो होप है, वो मुझे गाँव में या छोटे शहरों में ज़्यादा दिखती है शहरों की बजाय। शहर के लोगों ने एजुकेशन को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू समझ रखी कि शहर में पैदा हुए, पढ़े हैं तो पढ़ ही लेंगे, हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही कर लेंगे, विदेशी यूनिवर्सिटी तो मिल ही जाएगी, एक अच्छा कॉलेज में कुछ तो हो ही जाएगा। ये एक उनका नेचुरल
एजम्पशन है। बट गांव के लोग जो हैं या छोटे शहर के लोग हैं, उन्हें पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है कोचिंग जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उनके आसपास का जो माहौल होता है वो उनको खींचता है अपनी तरफ कि एक दिन स्कूल नहीं भी जाओगे तो क्या हो जाएगा, आज असाइनमेंट्स नहीं भी करोगे तो क्या कर लोगे, क्या हो जाएगा, या इतना पढ़ ही लोगे तो पढ़ के क्या हो जाएगा। इस तरह की नकारात्मक भावनाओं से जूझते हुए वो लोग बिल्कुल दृढ़ संकल्प होते हैं कि हमें पढ़ने जाना है, हमको एजुकेट होना है। और ये चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस करती है अपने अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज के प्रति मुझे बहुत ज़्यादा आशान्वित करती है और मैं बहुत एक संभावनाओं से भर जाता हूँ। वो चीज़ मैंने इन कोचिंग क्लास में देखी। अब दूसरा मैंने देखा है कि वहाँ के लोगों में जॉब्स, जो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी बट एक सिक्योर्ड नौकरी जिसमें हमको दिहाड़ी नहीं कमाना पड़े, जिसमें हमको अनसिक्योर इनकम नहीं हो, एक जेन्युइन सिक्योर्ड जॉब्स की जो कमी है वो उनको बहुत बहुत ज़्यादा चिंता देती है, क्योंकि पढ़ाई को लेकर के उन लोगों ने ऑलरेडी अपने समाज से एक लोहा ले रखा है, एक रेबल एटीट्यूड बना रखा है। जब उनकी पूरी सोसाइटी कह रही है कि पढ़ो लिखो मत, भले मजदूरी कर लो, गांव चले जाओ, खेती कर लो, जब वो लोग या शहर चले जाओ, कुछ पैसे, 4 पैसे कमा करके लाओ, जब पूरे के पूरे लोग उनके आसपास ये कह रहे हो, ये समझाने की कोशिश कर रहे हो, उसके बावजूद भी वो चिढ़ करके, अपनी हिम्मत बांध करके जब वो कोचिंग्स में जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद जब उनको जॉब नहीं मिल रही तो वो बहुत बुरी तरह से मेंटली हैरेस हो गए हैं और मेंटली बहुत दुखी हैं और बहुत परेशान है, और एक तरह से एक तरह का निराशावाद वहाँ पे बना हुआ है। और इस निराशावाद से कुछ लोग लड़ना भी चाहते हैं और कुछ लोग उससे ग्रसित होकर के वाकई में कोई मजदूरी या कोई दिहाड़ी या कोई छोटे मोटे काम में एजुकेशन होने के बावजूद भी लगे हैं। तो मोटा मोटी, अच्छा, आई एम नॉट, मैं उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो 50 साल 60 साल से की उम्र से ज्यादा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस कॉन्फ़िगरेशन में, सोशल कॉन्फ़िगरेशन में अपनी जगह बना चुके हैं। उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं या बच्चे काम से लगे, काम धंधे से लगे, जिनको बर्बाद होना था बर्बाद हो गए, जिनको जेल जाना था जेल चले गए, जो अपराधी बन गए अपराधी बन गए, वो हो चुका है। तो वो कहीं ना कहीं बस अब वो इंतजार कर रहे हैं कि नाउ द टाइम विल कम एंड आई विल गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 30 साल 35 साल और 15 साल से 35 साल के बीच के जो एज ग्रुप के लोग हैं, ये इन लोगों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इन एज ग्रुप को एजुकेशन के लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा और जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाएंगी, तो हमारा समाज बहुत बुरे संकट में, बहुत भयावह संकट में आ जाएगा। और एक बहुत बड़ा तबका मुझे इन गांव में मिला जो इस संघर्ष के लिए अपने आप को एंगेज करना चाहता है, अपने आप को, अपनी रिसोर्सेज को, अपनी एबिलिटीज को कंट्रीब्यूट करना चाहता है। और एक दूसरा बड़ा तबका है जो ज्यादा बड़ा है, वो ये है जो उससे ऑलरेडी निराशावाद से घिर चुका है और अब कुछ नहीं होगा और अब कुछ संभावनाएं नहीं है, इस तरह का भी है। और फिर एक ऐसा एज ग्रुप है जो एजुकेटेड है ही नहीं, जो मजदूरी कर रहा है पहले से, तो वो उसमें एक अजीब सी भविष्य को लेकर के जो अंधापन गिर जाता है, उस अंधापन के, मतलब इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, राइट? जब आप के अंदर ज्ञान नहीं है, उसके बाद जब आप सब कुछ अच्छा, सब चंगा सी वाली जो थॉट है, वो उस तरह पे है। तो नेचुरली उन लोगों को आप समझा करके कहीं ले नहीं जा सकते, वो तो पीछे ही आएंगे। जब आपका ये एजुकेटेड क्लास और डिटरमाइंड क्लास जो है जब भी आगे चलने लग जाएगा, तो नेचुरली वो जो जत्था है वो अपने आप उनके साथ पीछे चलने लगेगा, तो उनको एड्रेस करने की जरूरत है। सो मैंने आपको मोटा मोटी बताई कि मैंने 3 चीजें ऑब्जर्व की। पहला ये है कि लोग वहाँ पर शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के बहुत आशान्वित हैं और बहुत ही नकारात्मक संभावनाओं के बावजूद भी बहुत शक्ति से जूझ रहे हैं। ये बहुत एंकरेज करने वाली बात है, बहुत शक्तिशाली बात है। दूसरी चिंता की बात यह है कि ये लोग जो ऑलरेडी लड़ के एजुकेशन पाए हैं, इन लोगों को जॉब्स नहीं मिली हुई हैं, तो वो बहुत घबराए हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं और धीरे धीरे अवसाद की तरफ, निराशावाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और तीसरा ये है कि एक वहाँ पे क्लास है जो क्लास लिटरली रिवोल्ट करना चाहते हैं, वो सिस्टम से लड़ना चाहता है, भिड़ना चाहता है, और वो चाहता है कि हमारे लिए अनुकूल माहौल तैयार हो। ये मेरे ऑब्जर्वेशन, ये 3 ऑब्जर्वेशन में इन 5 जिलों में से ला पाया। आपके अंदर में लग रहा होगा कि यार तुम्हें क्या जातिवाद नहीं दिखी, तुम्हें क्या दूसरी पार्टीज नहीं दिखी क्या, जब आप दतिया गए तो वहाँ के होम मिनिस्टर का भौकाल नहीं दिखा क्या? ये सब चीजें दिखी, तो उन सब चीजों से होगा क्या? उन सब चीजों को बता करके मिलेगा क्या, हासिल क्या होगा?
हम वो बात करें जहाँ पे संभावनाएं उनकी बात करें। सो एनीवे, सो एक तो ये चीज हुई। जो मैंने 3 सवाल जो मेरे सामने एंगेज हुए, उन 3 सवालों को भी मैं आपके सामने रख पाया हूँ कि किनका प्रतिनिधित्व करना है, तो मुझे शिक्षित समाज का प्रतिनिधित्व करना है। दूसरा, क्या ये संभव है? तो मैंने आपको बताया कि भाई चेतना में सुबुगाहट है, कलेक्टिव मानव चेतना जो हमारे देश की है, उसमें एक सुबुगाहट ऑलरेडी है। हमको सिर्फ एक फोर्स देना है, एक विश्वास देना है और ये चल निकलेगा। और तीसरा ये है कि क्या धन कुबेर और बाहुबली से आप लड़ पाएंगे? तो ये एक सतत नेगोशिएशन है, राइट? ये लोग कभी ऐसे थे, कभी ये जो ताकतवर लोग थे वो ऐसे थे, और ये जो थे बिल्कुल इस तरह से थे, राइट? अब ये धीरे धीरे इस तरह का माहौल ऑलरेडी आ चुका है, राइट? अगर लाएंगे तो इसको भले एकदम लेवल पे ना ला पाए, बट वी आर रेडी। अगर ऐसा नहीं होता तो हम पिछले 70 साल के आजाद भारत में भी कुछ नया नहीं हुआ होता। उससे पहले मुगल से अंग्रेज के बाद में एक राष्ट्रवादी चेतना के साथ देश की आजादी, ये सब चीजें भी नहीं आई होती। या इनफैक्ट पिछले 10-12 सालों की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं एजुकेशन को लेकर के, ये सारी चीजें नहीं हुई होती, संभव नहीं होता। तो ये सब चीजें हुई हैं, तो हमारी सोसाइटी में हमेशा इनोवेशंस को लेकर के लोग तैयार रहते हैं। इनोवेशन को लीड करने वाले लोग अगर उसी कन्विक्शन के साथ समाज के साथ लग जाए तो वो तुरंत हो जाता है, तुरंत इसकी संभावनाएं बन जाती है। सो ये चीजें हुई बॉस। अब नाउ हाउ आर वी गोइंग टू डू इट, राइट? सो ये तो भाई ऑब्जर्वेशन की बात है। सो ऑब्जर्वेशन का सोल्यूशन क्या है, राइट? मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, राइट? मेरा व्यक्तिगत योगदान क्या है सुविधाओं को समझने के लिए? तो मेरा एक जो पहला व्यक्तिगत योगदान है वो ये है कि मैं इन 14 जिलों की जो 65 विधानसभाएं हैं, इन विधानसभाओं को व्यक्तिगत तरीके से घूमूंगा और भी लोगों से मिलूंगा, वहाँ की कोचिंग क्लास से, वहाँ के न्यूज ब्यूरो से, न्यूज डिपार्टमेंट से, वहाँ के लीडर्स से, वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट से, वहाँ के एस्टेब्लिश्ड लीडर्स से, वहाँ की पान दुकान से, वहाँ की सब्जी दुकान से, दवाई की दुकानों से, दुकानदारों से, वहाँ के लोगों से, इन सभी लोगों से मैं सिस्टमेटिक तरीके से एक पूरे व्यवस्थित क्वेश्चंस, मैंने 19 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनर बनाया है, उन क्वेश्चंस को लेकर के मैं उनसे मिलूंगा और मिलने के बाद में मैं अपनी एक कलेक्टिव समझ तैयार करूंगा, एक व्यक्तिगत समझ तैयार करूंगा कि वहाँ पे हो क्या है। ये मेरा पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है जो मैं कंटिन्यू करूंगा इस दिवाली के बाद। दूसरा कि बच्चों को, जो लोग एजुकेटेड हो गए हैं, उन सभी बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो शहरी बच्चों के बराबर एजुकेटेड है या उन लोगों के बराबर एजुकेटेड है जिनसे उनको फाइट करना है, जिनसे उनको कम्पीट करना है। तो मैंने अपनी दूसरी जिम्मेदारी ली है कि मैं उनको मुफ्त में हर संडे, राइट, सुबह इंग्लिश सिखाऊंगा, फ्री में इंग्लिश लैंग्वेज सिखाऊंगा। लेट देम गेन द कॉन्फिडेंस, राइट? एग्जैक्टली हाउ are they going to compete with their urban counterparts, right, educated counterparts, या जो IAS ऑफिसर्स के बच्चे हैं, जो किसी कंपनी के CEO के बच्चे हैं, ये इन क्लास के बच्चों के साथ में वो कैसे एंगेज होंगे, उनको कैसे compete करेंगे, ये चीज मैं सिखाऊंगा। तो ये मेरा दूसरा कंट्रीब्यूशन है। आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज एवरी संडे फ्री ऑफ कॉस्ट टू एनीबडी ऑनलाइन, राइट? सो नेचुरली मैं सब जगह पहुंच नहीं सकता, 14 जिलों, 15 जिलों, 52 जिलों तक तो नहीं पहुंच सकता, तो मैं ऑनलाइन के माध्यम से इन सभी बच्चों को अंग्रेजी सिखाऊंगा। और अंग्रेजी के पूरे 21 क्लासेस हैं, पूरे उसके चरण हैं, उसका मैंने रूट तैयार किया है, उसका मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप से तो प्लीज कमेंट से बताइएगा, राइट? उसमें हम ऑनलाइन क्लासेस कैसे करें, एक पूरा साइंटिफिक मेथड, एक वर्ल्ड क्लास टीचिंग पेडागोजी के साथ में हम ये कर रहे हैं। तो ये दूसरी चीज है। और तीसरा ये है कि जॉब मार्केट, राइट? चूंकि मैंने MBA किया है, मैं कॉर्पोरेट्स में रहा हूँ और मेरे जो कलीग्स हैं, इन कलीग्स के साथ मेरा अच्छा कॉन्टेक्ट है, नेटवर्क है। तो इस नेटवर्क के माध्यम से इन लोगों को, जो लोग एजुकेटेड हैं और जो लोग विलिंग हैं, उन लोगों को रोजगार के अपॉर्चुनिटीज, राइट, जॉब की अपॉर्चुनिटीज मुहैया कराएंगे। तो ये 3 चीजें मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। If you want to contribute, right, या if you want to get benefit, या अगर आप इस चीज के बेनिफिशियरी होना चाहते हैं या आप इस चीज में योगदान देना चाहते हैं, दोनों स्थिति में आप, मेरी वेबसाइट है www.jrajaram, जितेंद्र राजाराम, jrajaram
JRAJARAM.com, jrajaram.com। मेरी वेबसाइट पर आप कनेक्ट कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक्स मिलेंगे। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो जॉब्स पे जाकर के अप्लाई कीजिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते थे, इंग्लिश की तैयारी कीजिए। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी के लिए, राइट, अगर आप किसी गवर्नमेंट यूपीएससी या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए किसी भी स्थिति में अगर आप चाहते हैं तो प्लीज उस वेबसाइट पर आकर के आपको रजिस्टर कीजिए। और ये सारी की सारी सेवाएं फ्री में है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और इसमें इसकी कोई इसका परसीव्ड वो नहीं है, बेनिफिट नहीं है, लेटेंट बेनिफिट नहीं। इट इज एक पूरी जो इन 5 जिलों को घूमने के बाद में जो जो मुझे लगा, जो मेरी नैतिक, बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसको मैंने सबसे पहले शुरू किया, राइट। सो मेरे जो आई हैव टोल्ड यू माय स्टेप्स, गोइंग टू द प्लेसेस, मैं गांव-गांव जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा, राइट। एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर के तरीके से मैं उनसे बात करूंगा और अपनी एक समझ पैदा करूंगा कि हमारा समाज किस तरह की राजनीति के लिए, किस तरह की पॉलिटिक्स के लिए तैयार हुआ है। ये मेरा एक काम होगा। मेरा जो दूसरा काम है वो ये है कि उन बच्चों को जो गांव में रहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, और चूंकि वो सिर्फ इंग्लिश नहीं जानते या वो अर्बन लाइफस्टाइल नहीं जानते हैं, उनमें एक चिंता है कि वो शहर के बच्चों से कैसे कम्पीट करेंगे नौकरी के लिए, जॉब के लिए, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो उन लोगों को, बच्चों को मैं फ्री में एजुकेशन दूंगा, राइट। एक फ्री इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम, और भी एजुकेशन, इंटरव्यू कैसे क्रैक किए जाते हैं, सारी चीजें, ये मैं सारी चीजें मैं फ्री में करूँगा। ये दूसरा है। और तीसरा, जो बच्चे गाँव शहरों में हैं और एजुकेटेड हैं, विलिंग हैं, और उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, तो मैं उनको जॉब्स दिलाने में उनकी मैं हेल्प करूँगा। So, and then everything follows, right? Then in politics, right? When in Rome do the Romans, right? जब आप रोम में है तो रोमन्स की तरह बर्ताव कीजिए। तो अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मैं एक पॉलिटिशियन की तरह बर्ताव करूंगा। वहाँ पे जो बाहुबली हैं उनसे बाहुबली के तरीके से निपटा जाएगा। वहाँ पे जो गुंडा तत्व हैं उनसे गुंडे तत्व की तरह निपटा जाएगा। जो धनाढ़ लोग हैं उनसे उस तरीके से निपटा जाएगा। सो नेचुरली, राइट, जब आप कीचड़ साफ करने जा रहे हैं और आप उम्मीद करें कि आपका दामन बिल्कुल गंदा रहेगा, तो वो संभव ही नहीं है। और आज सुबह ही एक मेरे मित्र से बात हो रही थी और उन्होंने भी, हम दोनों ने भी ये बात कही कि भाई ताकत अर्जित करने के बाद ईमानदार रहो तो ईमानदारी है। आप एक कमजोर व्यक्ति हो और आप ईमानदार हो तो वो उस ईमानदारी का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कमजोर होकर के ईमानदार सिर्फ इसलिए हो क्योंकि आपको बेईमानी का मौका नहीं मिला। जब आपके पास में ताकत होगी और तब आप ईमानदार रहोगे, तो अब उस ताकत को अर्जित करने के जो भी तरीके हैं वो इख्तियार किए जाएं, क्योंकि जो बुरे लोग हैं, जो नकारात्मक लोग हैं, वो तो सभी तरीके से उस ताकत को अर्जित करने की कोशिश करें। तो पहले ताकत अर्जित कीजिए, ताकत अख्तियार कीजिए, और फिर उस ताकत को सही दिशा में ले जाएं। यही सतत पावर स्ट्रगल है, राइट। राजनीति का ये जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो यही है, राइट, कि हमेशा से कुछ ऐसे लोग रहे और कुछ ऐसे लोग हैं, इनके बीच में एक बराबरी स्टैब्लिश होगी। वो बराबरी तब स्टैब्लिश होगी जब इनका एक पावर ऑफ नेगोशिएशन बैलेंस आउट होता रहेगा, और वो बैलेंस आउट इसी तरह से होगा। हम एकदम ईमानदार गरीब बने रहे और वो बिल्कुल बेईमान अमीर बने रहे, ताकतवर बने रहे, तो ये समाज हमेशा इसी तरह से रहेगा। फिर हमको इस बैलेंस ऑफ पावर को बैलेंस करना पड़ेगा, और फिर हमें अपने लोग और अपने लोगों की शर्तों को वहाँ पे सामने रखना पड़ेगा। ये मेरी समझ थी दोस्तों, ये मेरे विचार थे। आप में से बहुत सारे लोग इस विचार से असहमत होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि मैं बहुत सारी बातें बता सकता था, मैंने बताई नहीं है, और भी ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। कमेंट्स कीजिएगा, मैं इस वीडियो के बाद भी ये वीडियो यहाँ पर यथावत रहेगा। आप उस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या आपकी अपेक्षाएं हैं। और चूंकि मैंने ये रिस्क ले लिया है, तो वो आपकी संबलता के दम पर ही वो रिस्क लिया है। सो आपको लगता है कि आप उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो जिस भी हैसियत से, जिस भी ताकत से, जिस भी नीयत से आप उसको, नहीं, अच्छी नीयत से अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये एक ताकत, ये एक हौसला अफजाई होगी। और उस हौसला अफजाई की उम्मीद में मैं आपके कमेंट्स, आपके विजिट्स, आपके रजिस्ट्रेशन इनटू माय क्लासरूम, इन सब चीज़ों का मैं इंतजार करूँगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास में, तो मैं थोड़ी देर और रुकता हूँ। आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस पूछिए, अदरवाइज वी आर गुड टू मूव to end this session. No?
राइट, सो मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त लोगों ने कमेंट बॉक्स में वेबसाइट को एंटर किया है, और प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ इनटू दिस वेबसाइट अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो, और अगर आप मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो क्वेश्चनर सर्वे है समाज की राजनीतिक चेतना को लेकर के, उस क्वेश्चनर उस सर्वे को पाना चाहते हैं तो भी, उसमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो भी, हर एक तरीके से आप प्लीज जुड़िए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि हम सब लोग जुड़ करके एक शिक्षित, स्वच्छ और शक्तिशाली भारत अ, का निर्माण करने में अपना सकारात्मक योगदान निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुड़े। आई विल जस्ट एंड माई सेशन हियर। थैंक यू वेरी मच। स्वच्छ और शक्तिशाली भारत